Good morning, students. So today we are going to study chapter first of class 12th, इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया था। चैप्टर फर्स्ट का पूरी नोट्स थी। उसके हम अब क्या करेंगे, एक एक पार्ट ऐसे बनाते चलेंगे जिसको आपको जितने भी थ्योरी पोर्शन हैं सब कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। मतलब जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसी नोट्स का हम आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरी थ्योरी को फिर पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले भी हो चुका था, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ ये होता है कि दो चार्जेस कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कैसे? तो ये कूलम्ब्स लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि दो चार्जेस कैसे आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जैसे आप ले लीजिए, यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए R है। आपने R सेपरेशन पे क्या किया, इनको रख दिया। ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकेंड चार्ज। इसका फोर्स इधर F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको ऐसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जब दो चार्ज रखे गए हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस R है, इनका फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स है दोनों। एक बात और, द फोर्स एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज। जो फोर्स होता है ना, वो उनके सेंटर के अलॉन्ग लगता है। उनके जो सेंटर होता है ना, उनके अलॉन्ग ही लगता है, सेंटर के अलॉन्ग। ऐसे हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो मास होते थे वहाँ पे, जो मास होते थे वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता था, वहाँ हम लोग पढ़े थे। मतलब उनके सेंटर के बीच की फोर्स लगती है, हम लोग कंसिडर करते थे। जैसे मान लीजिए सेंटर से, फिलहाल यहाँ पे चार्ज तो पॉइंट चार्ज रहेंगे, बहुत छोटे छोटे चार्ज रहेंगे, तो यहाँ सेंटर कंसिडरेबल नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या था, एक मान लीजिए ये था ऐसे 6400 मीटर का अर्थ है, सैटेलाइट है, तो इसका रेडियस भी उसके बीच की सेपरेशन में हम लोग काउंट करते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ से डिस्टेंस लेके यहाँ तक का ले ले, ऐसा नहीं था। इनके बीच का यहाँ से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को हम लोग R लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है ये कि यहाँ पॉइंट चार्ज होंगे जिनके सेंटर उनके चार्ज ही छोटे छोटे होंगे, तो उनके सेंटर से रेडियस को उसमें डिस्टेंस में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके बीच का सेपरेशन डायरेक्ट आप ले सकते हैं। मतलब ये चीज़ है कि फोर्स जो होगा वो सेंटर्स के लाइनिंग ज्वाइनिंग होगा। और दूसरी बात, जो चार्जेस होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट फोर्स हैं। तो हमने क्या किया, अपोजिट इक्वल तो लिख दिया, लेकिन इनका साइन अपोजिट कर दिया। आप जब मॉड लगा देंगे तो फिर इनका साइन को कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या किया, आपने देखा कि जो फोर्स था, आपने ऑब्जर्व किया कि कूलम्ब ने जो ऑब्जर्व किया, वो उन्होंने ये देखा कि जो फोर्स होता है वो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से बार रिपीट करते हैं, कूलम्ब ने ऑब्जर्व किया जो फोर्स होता है वो दो चार्ज के जो सेपरेशन है, जो चार्ज रखे गए हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो रेडियस होता है, मतलब उनके बीच का जो सेपरेशन था, सॉरी रेडियस नहीं बोलते उसको, उनके बीच का जो सेपरेशन था वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये उन्होंने देखा कूलम्ब लॉ। फिर क्या किया, उन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। जब मर्ज कर दिया तो ये बन के आ गया F K Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। के कहाँ से आ गया, पहले हुआ क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया था। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो K आ गया। ठीक, तो K आपका क्या हो गया, K आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जबकि वहाँ ग्रेविटेशन में कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट था, वहाँ G की वैल्यू हमेशा, कैपिटल G की वैल्यू हमेशा 6.67 न्यूटन पावर -11 होता था। लेकिन यहाँ K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके से उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। किसकी वजह से, मीडियम की वजह से चेंज होती रहेगी। फ्री स्पेस के लिए इतना होगा, मान लीजिए। वैसे आपको मैक्सिमम फ्री स्पेस के लिए यूज़ करना होता है, लेकिन जान लीजिएगा K सिर्फ कांस्टेंट है, ना कि आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, और जो फोर्स होता है, जो कूलम्ब फोर्स होगा, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोलेंगे। इसको हम कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है।
इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो हमने के की बात किया, के की वैल्यू ये हो जाएगी, के की वैल्यू ये हो जाएगी 9×10⁹। इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ हो गया। और एप्सिलॉन क्या है, कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट लिख के आता है, तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। देखिए पॉइंट चार्ज है नॉट फिक्स डिफिनेशन, पॉइंट चार्ज के पास कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं होता है। ऑन सेपरेशन ऑफ चार्ज, वो चार्ज के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ये है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े मास हैं, मान लीजिए ये 100 kg का है, ये 100 kg का है चार्ज, ऐसा आपने कर लिया, एज्यूम दैट। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर ऐसे करके है, 1 लाख किलोमीटर है। तो ये क्या करेंगे, जो चार्ज थे भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पॉइंट चार्ज ही रहें, अगर उनके बीच की सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, समझिए इसका मतलब ये कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगे। अब देखिए ऐसे वहाँ भी होता था, वहाँ ग्रेविटेशन में यही होता था कि बड़े बड़े मास होते थे, बहुत बड़े बड़े अर्थ हो गया, एक सेटेलाइट हो गया, ये दूसरा सेटेलाइट हो गया, इनके बीच डिस्टेंस, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट की तरह बिहेव करते थे ये लोग। चलिए अब बात करें फोर्स और 1/r², यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए होता क्या, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा एफ और आर का, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, कर्व टाइप बनेगा। एक बात और, जब आर को डबल कर दिया जाएगा, जब आर को डबल कर दिया जाएगा तो फोर्स जो होगा वो पहले के फोर्स का F/4 हो जाएगा। अगर फोर्स को, रेडियस को, अगर ये इनके बीच का आर सेपरेशन को हाफ कर दिया जाएगा तो जो फोर्स होगा वो ओरिजिनल फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, हमको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ को। अभी हमने एक जनरल फॉर्म में पढ़ लिया, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ें। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है आपके पास, कोई चार्ज आपके पास Q1 है, कोई चार्ज Q2 है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, इधर फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F12 को बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखिए यहाँ देखिए हमने इसको निकाला, आपके पास फोर्स ये आ गया। अब हमने बोला के Q1 Q2 अपान r² तो जनरल फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ इनके बीच का जो r होगा वो मॉड में होगा, वो रिजल्टेंट होगा, वो मैग्नीट्यूड बताएगा, जो r होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, वो मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। यानी मॉड r आपने लिख दिया है, ये मॉड r लिख दिया आपने स्क्वायर, मतलब ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। यानी के Q1 Q2 अपान मॉड r², ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ अभी, ये मैग्नीट्यूड की बात किया। लेकिन डायरेक्शन की बात है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा, तो डायरेक्शन हम देखते हैं। डायरेक्शन अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से निकालते हैं तो डायरेक्शन होगा r1 - r2 कैप, ये हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से निकालते हैं तो डायरेक्शन जो हो जाएगा वो r1 - r2 कैप, ये हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अपने क्या है, डायरेक्शन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे अपने। अब आपको पता है कि कोई कैप अगर यूनिट वेक्टर कोई होता है, यूनिट वेक्टर कोई होता है तो उसको हम लोग वेक्टर a अपान मॉड a लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, क्लास 11th में आप चैप्टर 4 में पढ़े होंगे वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब आप पढ़े होंगे। चलिए वैसे हमने आपको आइडिया दे दिया ये, अगर कोई आपके पास यूनिट वेक्टर है, ऐसे यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे वेक्टर a अपान मॉड a लिखेंगे, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो चलिए आपने यहाँ उठा के वैल्यू पुट कर दिया, अब यहाँ पे आपने वैल्यू उठा के पुट कर दिया। जब आपने पुट किया तो यहाँ पे निकल के क्या है, ए आया, ए मतलब वेक्टर ए, पूरा इसका ए पहले, फिर मॉड, फिर उसी का मॉड। तो आप देखेंगे कि नीचे आपका मॉड आर है, यहाँ पे मॉड आर को हम लोग क्या लिखेंगे, -r1 - r2 वेक्टर, नहीं आर वेक्टर नहीं, r1 - r2 लिखेंगे, ठीक, हमने लिख दिया जब यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर को चेंज नहीं करना आपको, ऊपर को छोड़ दीजिए अभी। नीचे ये मॉड है, यहाँ भी मॉड, यानी r1 - r2, यहाँ भी r1 - r2 का होल स्क्वायर, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, r1 - r2 का होल क्यूब। तो आपका जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकल के आएगा के Q1 Q2 अपान r1 - r2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर r1 - वेक्टर r2। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, देखिए फोर्स ऑन
2 ड्यू टू 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो मॉड हो जाएगा R2 माइनस R1। सेम चीज़ है, जहाँ आपने R1 माइनस R2 रखा था वहाँ R2 माइनस R1 रख देंगे, और जहाँ R1 माइनस R2 वेक्टर रखा था वहाँ R2 माइनस R1। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा कूलम्ब लॉ का। ठीक है, ये चीज़ आपका कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से आप देख लीजिएगा वीडियो, ताकि समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है, आपने वेक्टर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, हमको उम्मीद है, इसलिए हमने सोचा कि एक बार चलो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वेक्टर फॉर्म क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने बताया, जैसे डिफरेंस आपको बताते चले, एफ ई हो गया आपका Q1 Q1 Q2 अपन स्क्वायर, एफ जी क्या हो गया M1 M2 अपन कैपिटल जी M1। यहाँ के आपका कांस्टेंट है, कैपिटल जी क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और एक बात और, यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है दोनों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी यही है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग जो होती है सेंटर से होती है। अब देखिए अब क्या इनमें डिफरेंस है, ये तो सिमिलरिटी, ये बात हुई सिमिलरिटी की, इन दोनों में ये चीज़ सिमिलर थे, ये चीज़ सिमिलर थे। बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस क्या है, तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव। लेकिन जो एफ जी है, मतलब जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, मतलब हमेशा अर्थ किसी को अट्रैक्ट करता है, किसी को रिपेल नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, अब उनकी वैल्यू पुट करके आप एक बार देख सकते हैं। इनकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, इनकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 × मतलब ये माइनस में है, इसका मतलब छोटा ये वैल्यू है। ठीक, क्लियर। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई एंड एफ जी फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन ईयर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, के दे दिया गया, कैपिटल जी दिया, तो इनका रेशियो बताइए। तो एफ ई अपन एफ जी हमने कर दिया, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया R²। अब होगा क्या, यहाँ उठा के अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करके करीब करीब इतना आ जाएगा 10⁻42, इनका करीब ये वैल्यू आ जाएगी। तो बट आप आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना आपने कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग और करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका थ्योरी जल्दी पोर्शन ख़त्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टर्न पे। तो देखिए अभी क्या है, हम आपको कोशिश करेंगे एक DPP देने के लिए, तो आप DPP को सॉल्व करते रहिएगा, या फिर आपके पास अगर NCERT बुक हो तो NCERT बुक को आप सॉल्व करते रहिएगा, जो बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, जो भी कूलम्ब लॉ पे बेस्ड हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बेस्ड है, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वैसे हम प्रोवाइड करा देंगे 1-2, ताकि आप सॉल्व करते हैं। चलिए थैंक यू।